अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। किसी के भी ज़ाहिर को देखकर ये अंदाज़ा लगाना तो कदरे मुश्किल होता है कि इस शख्स का बातिन कैसा है। अगर कोई मुहज़्ज़ब और शाइस्ता रवैये में बात करता है तो अमूमन लोगों की राय यही होती है कि ये फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, मगर ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ लोग शैतान सिफ्त होते हैं, उनकी सोच का महवर सिर्फ शर और बुराई फैलाना होता है। अच्छे बुरे लोग भी हर जगह पाए जाते हैं। हम किसी जगह के बारे में ये नहीं कह सकते वहाँ कोई बुराई नहीं, ना ही वहाँ बुरे लोग मौजूद हैं। ये तो किस्मत की बात है कि कुछ लोगों का बुरे लोगों से इतना वास्ता नहीं पड़ता और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ बुरे लोगों से ही वास्ता पड़ जाता है। और जब मेरा वास्ता पड़ा तो बस एक छोटी सी गलती ने मेरी ज़िंदगी को कश्मकश में डाल दिया था। मुझे न जाने कितने रोज़ हो चुके मैं इस कमरे में बेबस पड़ा था। मेरे वजूद में वहशत भरी हुई थी और मुझे वो कहानियाँ किस्से याद आ रहे थे जब किसी मासूम और लाचार लड़की को मर्द ज़बरदस्ती अपनी हवस का निशाना बनाते हैं और उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें अनदेखी कैद में डाल देते हैं। जब लड़कियाँ जुल्म सहकर भी सिर्फ बदनामी के खौफ से खामोश रहती हैं और जुल्म करने वाला मर्द सर उठाकर जीता है। ज़बरदस्ती के ताल्लुक और जबर खुद मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर औरत पर ऐसा जुल्म करते हुए शर्म नहीं खाता। आज मुझे इन लड़कियों की बेबसी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझ पर भी वही क़यामत गुजरी थी। मैंने अब जाना था कि शराफत सिर्फ औरत की मिरास नहीं होती, शरीफ मर्द भी होता है और ज़बरदस्ती और ज़्यादती सहने वाला चाहे मर्द हो या औरत बराबर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। मैं अपने बाल नोचता इस लम्हे पर पछता रहा था जब मैं अपनी ये गलती के बायस इस मुसीबत में फंस गया था। मैंने अपने साथी लड़कों को समझाने पर भी अमल नहीं किया और उनकी नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपनी लापरवाही और बदएहतियाती पर जितना रोता कम था। मुझे यकीन था मेरी बेबसी किसी को भी रुला सकती, मगर वो ज़ालिम औरत मुझ पर रहम खाने को तैयार नहीं थी और मेरे लिए यही अज़ियत बहुत थी कि उसे अपनी पस्ती में गिरने का मौका मैंने खुद फराहम किया था। मुझे इस वक्त पर भी पछतावा होने लगा जब मैंने छोटी-मोटी मज़दूरी को छोड़कर इस बड़े स्टोर पर ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में काम करना शुरू किया था, या फिर शायद मेरा बगदाद में आने का फ़ैसला ही मुझे लेट हुआ था। मैं इराक़ में जब कमाई के लिए आया तो यहाँ की सारी मालूमात हासिल की थी और लोगों की सुनी-सुनाई पर लगने लगा कि वहाँ सब अच्छा है, बगदाद इराक़ का सबसे बड़ा शहर है। मैंने भी यहीं रिहाइश इख्तियार की थी और मेहनत मज़दूरी करना शुरू की। वक्त के साथ-साथ मैं यहाँ के लोगों में घुलता-मिलता गया। कुछ वक्त गुज़रा तो यहाँ की ज़ुबान भी आ गई और रहन-सहन भी खूब समझ आने लगा था। खबरों और इंटरनेट की दुनिया में देखो तो यहाँ सब अच्छा है, मगर दरहकीकत ये कोई जगह ये दुनिया से अलग ना थी। चोरी, डकैती या दूसरे जराइम बगदाद में भी बहुत ज़्यादा किए जाते थे, मगर इन जराइम की सज़ा भी सख्त। मैं शुरू में बहुत मोहतात रहा, मगर फिर वक्त के साथ मेरी एहतियात कम होती गई और मैं आज़ादी से रहने लगा। मैं जब बगदाद में पूरी तरह से सेट हो गया तो एक दोस्त के तवस्सुत से मुझे एक बड़े स्टोर पर काम मिल गया। स्टोर एक औरत का था। वो औरत बहुत खूबसूरत और जवान थी और मिजाज में भी खासी नरमी थी उसके। मैं उसके स्टोर पर काम करके अपनी मालिकन से मुतमईन कर रहा था, मगर कुछ वक्त गुजरा तो वहीं स्टोर पर साथ काम करने वाले दूसरे लड़कों से भी मुझे अपनी मालिकन के बारे में बहुत अजीबो-गरीब बातें सुनने को मिली। मैंने पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुझे अपनी मालिकन से धोखेबाजी लग रही थी कि इसी औरत की दी हुई तनख्वाह पर पलने वाले लड़के इस औरत को न जाने कैसे-कैसे अलकाबात देते थे। वो लड़के मुझे भी इन बातों को मौजू में बहस लाने का आमादा करने की कोशिश करते, मगर मैं इन्हें हर बार झिड़क देता कि इन जैसे एहसान फरामोश लोगों से मैं मेल-जोल ही नहीं रखना चाहता। मैं खुद भी नहीं जानता था मैं कितनी बड़ी बात कर रहा था और सच से बेखबर होने की वजह से मैं इन लड़कों के सामने तज़हीक का निशाना बनता था। वो लड़के मेरे ऐसे जुमलों पर तमस्खर से हँसते थे कि इन्हें अभी तुम्हारा वास्ता इन सब से नहीं पड़ा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उल्टा मैं अपनी मालिकन पर ज़्यादा एतमाद करने लगा और इनका हर काम भाग-भाग कर करने लगा। मेरे साथ स्टोर पर खड़े लड़के 2-3 मरतबा मुझे मालिकन से दूर रहने और एहतियात करने का बोलते रहे। मुझे लड़कों ने बताया कि हमारी मालकिन दिखने में जितनी नर्म दिल है, हकीकत में इतनी ही बेरहम और ज़ालिम है। मुझे इशारों के नायों में वो लड़के ये भी बारावर करा चुके थे कि मालिकन को मुझ जैसे जवान और खूबसूरत लड़के वैसे भी बहुत पसंद हैं। मगर मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मालिकन ने मुझ में कोई दिलचस्पी ली हो या मुझे किसी दूसरी नज़र से देखा भी हो, बल्कि वो औरत संजीदा रहती थी और गलती बर्दाश्त नहीं करती थी। उसका बर्ताव मेरे साथ भी वैसा ही था जैसा बाकी लड़कों के साथ था। इसलिए मुझे लगा कि लड़के सिर्फ मुझे काम से भगाना चाहते हैं। मैं इसी पर मुतमईन रहा जो मुझे नज़र आ रहा था। इन दिनों मेरी बगदाद की एक लड़की से सलाम दुआ हुई। वो लड़की बगदाद के स्टोर पर खरीदारी करने के लिए आती थी। इंतहा की हसीन और सुरमई आंखों वाली वो लड़की थी। मेरी नज़रें उस पर जम गई थी
उसे 2-3 बार अपने स्टोर पर आकर खरीदारी करता देखकर मैं बात करने के लिए बेताब होने लगा, मगर बात करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज़ किस्मत ने मेरा साथ दिया और वो लड़की खरीदारी करने के लिए हमारे स्टोर पर आई। इस वक़्त स्टोर पर सिर्फ़ मैं ही मौजूद था। मेरे साथ के लड़के छुट्टी पर घूमने के लिए गए हुए थे। जब वो लड़की खरीदारी कर चुकी तो मैंने उसे बिल दिया। उसके बिल के पैसे कुछ कम थे। वो परेशान हो गई और अपनी खरीदारी में से कुछ चीज़ें निकालने लगी, मगर मैंने उसे रोक दिया और अपनी जेब से पैसे शामिल करके उसका बिल बना दिया। वो लड़की मशकूर होने लगी, मुझे बताने लगी कि जल्दी में उसे अपने वॉलेट में पैसे चेक नहीं किए, इसलिए गलती हुई, वगैरह वगैरह। मैं खुश था कि मुझे उसे थोड़ी बात करने का मौका मिला था। वो लड़की अपना सामान लेकर चली गई, मगर जाते-जाते वो मुझे देखकर मुस्कुराना भी नहीं भूली थी। मेरी इस रोज़ की मेहरबानी के बाद मेरा इस लड़की के साथ दोस्ताना काफ़ी बढ़ गया था। वो हमारे स्टोर पर अक्सर आती थी, मगर जब मैंने उसका बिल पे किया था, वो अब तक मुझसे सलाम दुआ ज़रूर करती थी। अगली बार आकर उसने मुझे मेरी रकम लौटाने की कोशिश की, तो मैंने ये कहकर उसे पैसे लौटा दिए कि मेरी मदद इस पर उधार है। इसके बदले वो मेरी कभी भी किसी परेशानी में मदद कर सकती है। वो लड़की मुस्कुराकर मेरी बात मान गई। यूँ कुछ वक़्त बाद हमारे दरमियान नंबरों का तबादला भी हो गया और अक्सर बातचीत होने लगी। वो बहुत अच्छी और मासूम लड़की थी। मेरे साथ दुकान पर काम करने वाले लड़के भी इस लड़की से मेरी दिलचस्पी लेने लगे थे, मगर इन सबको लगा कि मैं बस एक खूबसूरत लड़की के साथ वक़्त गुज़ारी कर रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं जब से इराक में आया था, मैंने यहाँ की बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ देखी थी, मगर इस लड़की के लिए मैं अपने दिल में ख़ास जज़्बात महसूस करने लगा था। मैं इस लड़की के साथ मुख़लिस था। मैंने इसे कभी भी धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता था। मैंने इराक में किए जाने वाले निकाह मुता का बहुत सुन रखा था। मुझे लड़कों ने भी मशवरा दिया था कि अगर लड़की पसंद आई है और शादी नहीं करना चाहते, तो इसके साथ कुछ गलत मत करना, बल्कि निकाह मुता कर लेना। उनके बकौल निकाह मुता एक जायज़ और शरई तरीका था, जबकि मैं उसके हक़ में भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ़ दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में मैंने नहीं सोचा था, बल्कि मैं चाहता था कि इस लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसाऊँ। लेकिन इससे पहले ही मेरी एक गलती ने मुझे ऐसी मुश्किल में फँसाया, जिससे निकलना नामुमकिन हो गया था। मेरी एक लापरवाही की वजह से मेरी जवानी ही तबाह हो गई। मैं जो इस लड़की के साथ घर बसाने के सुनहरे ख्वाब देख रहा था, अपनी मालिकन का घिनौना रूप देखने के बाद मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये मेरा इस लड़की से हमकलाम होने और दोस्ती किए जाने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद का वाक़या था। जब वो लड़की हमारे स्टोर पर आई, तो उसे खरीदारी करते हुए एक अंगूठी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मगर इस बार भी ऐसा ही हुआ कि उसके पास अंगूठी की कीमत अदा करने के पैसे ना थे। इस अंगूठी की कीमत 100 दिनार थी। मैंने अपने पास मौजूद रकम चेक की, तो मेरे पास भी तब 100 दिनार ना थे, क्योंकि वो महीने का इख्तिताम था और पैसे खर्च हो चुके थे। मैं मायूस हुआ, मगर मेरा दिल इस लड़की को खाली हाथ भेजने पर आमादा नहीं हो रहा था। मेरे साथ के लड़के दूसरे ग्राहकों के साथ मसरूफ़ थे। इनको मतवज्जा करना ना पाकर मैंने खामोशी से 100 दिनार की अंगूठी चुराई और इस लड़की को तोहफ़तन दे दी। वो पहले तो इनकार करती रही, मगर मेरी ज़िद के आगे उसने तोहफ़ा कबूल कर ही लिया और मेरी इस मेहरबानी पर बहुत खुश हुई। वो तो शुक्रिया अदा करती वहाँ से चली गई, मगर मैं नहीं जानता था कि मैंने वो हरकत करके खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फँसाने का इंतज़ाम कर लिया था। मैंने अपनी तरफ से निहायत राज़दारी के साथ ये काम किया था, मगर मैं नहीं जानता था स्टोर पर जगह-जगह कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज से मालिकन ने मुझे अंगूठी चुराता देख लिया था। मैं सोच चुका था कि अपनी तनख्वाह पर मिलने पर खामोशी से अंगूठी का 100 दिनार मालिकन को अदा कर दूँगा। मुझे इस चोरी का खौफ भी नहीं था। मेरी नज़र में वो निहायत मामूली बात। वैसे भी मुझे लगा कि इतने बड़े स्टोर से चुराई जाने वाले सिर्फ़ 100 दिनार की एक चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब मैं काफ़ी अरसा से बगदाद में रहने की वजह से बेफ़िक्र भी हो गया था। मुझे लगा यहाँ सब अच्छे हैं और मेरे साथ कोई भी गलत कुछ नहीं करेगा। मैंने चोरी की जो सज़ाएँ देखी थी, उनके मुताबिक इराक में 5000 दिनार से ज़्यादा तक चोरी करने पर एक हाथ काट दिया जाता था, जबकि मैं तो सिर्फ़ 100 दिनार की चोरी की थी और वो रकम भी मैं वापस लौटाने का इरादा रखता था। मगर इससे पहले मालिकन को मेरी चोरी की हरकत के बारे में पता चल गया। मैं इससे बात से बेखबर था कि कोई मेरी चोरी के बारे में जान चुका है और मालिकन को भी खबर दे चुका है। मैं मामूल के मुताबिक स्टोर पर अपना काम कर रहा था, जब मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि मुझे मालिकन बुला रही है। मैं चौंक गया, क्योंकि मालिकन हिदायत देती है, गलती पर डाँटता होता, हमेशा सबके सामने बात करती थी। उसे अलग से बुलाकर बात करने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई थी। स्टोर के अंदर एक कोने में एक छोटा-सा कमरा मालिकन ने अपने लिए ऑफ़िस बनाया हुआ था, जहाँ वो अक्सर बैठी रहती थी। मैं मालिकन के बुलावे पर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। जब कमरे में पहुंचा तो मालिकान मामूली के मुताबिक ज़्यादा संजीदा और गुस्से में लग रही थी। मेरे पूछने पर इधर-उधर की कोई बात भी किए बिना मालिकन ने बराह रास्त संजीदगी से मुझसे सवाल किया कि क्या तुम स्टोर से 100 दिनार की अंगूठी चुराई है? वो सवाल इतना अचानक था कि मैं इनकार भी नहीं कर पाया और बेसाख्ता अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो ये सुनकर तैश में आ गई। मैंने घबराकर मालिकन को सारी बात बताई और पूरी ईमानदारी से कहा कि मैं वो 100 दिनार वापस लौटा देने का इरादा रखता हूँ। मगर मालिकन मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुई। वो सख्ती से बोली कि चोरी करने की कोई दलील या कोई जवाज़ नहीं होता।
वो बोली कि अब मैंने तुम्हारा जुर्म जान लिया है, तो तुम मेरे पैसे लौटाने की बात कर रहे हो। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मैंने वज़ाहत देने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे मुसलसल चोरी पर डाँटने लगी। मैं हैरान था कि इतने बड़े स्टोर के मालिक औरत एक 100 दिनार की खातिर मुझे इतनी बातें सुना रही थी। मेरा वहाँ रुकना मुहाल हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वो 100 दिनार मालकिन की हथेली पर रखूँ और काम छोड़कर वहाँ से चला जाऊँ। मगर मैं मजबूर था, इसलिए सर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि डाँट-डपट और एक सख्त वार्निंग के बाद ये मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। मगर अपनी भड़ास निकालने के बाद मालिकन ने मुझे कहा कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, तो अगली मर्तबा तुम बड़ी रकम चुराओगे और बाकी लड़के भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। वो अचानक उठी और मुझे अपने साथ चलने का कहते हुए स्टोर से निकली। मैं उलझा हुआ सा मालिकन के पीछे चलने लगा। स्टोर के लड़के अफ़सोस से मुझे देख रहे थे और मैं शर्मिंदगी से नज़रें चुराए जा रहा था। मैं दिल में 100 मर्तबा तौबा कर चुका था कि अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊँगा। मगर मुझे बगदाद में अब तक मिलने वाले सादा शरीफ कुछ अच्छे लोगों में पहली बार एक निहायत ही सादा और कुछ शरीफ लोगों में एक बुरा इंसान मिल चुका था। स्टोर से निकलकर मालिकन अपनी गाड़ी में बैठी और मुझे भी अपने साथ बिठा लिया। मैं डर गया कि शायद वो मुझे पुलिस के हवाले करने जा रही है। मैंने मालिकन से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे सख्ती से डांट-डपट कर चुप करवा दिया। हम आगे पहुंचे तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई, क्योंकि वो औरत मुझे किसी भी पुलिस स्टेशन या अदालत में नहीं लाई थी, बल्कि वो मुझे अपने साथ अपनी रिहाइश पर लाई थी और गुस्से से मेरा कॉलर खींचते हुए मुझे अपने फ्लैट में ले गई। उसने मुझे एक झटके से छोड़ा तो मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया। मेरी शर्ट का कॉलर फट चुका था। मैं जवान मर्द था जो इज्जत कमाई करता आया था। पहली बार था जो एक औरत के हाथों मिलने वाली इसी तज़लील पर मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऐसी ज़िल्लत महसूस हुई थी। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। शुरू में मैं बहुत एहतियात करता था, मगर न जाने क्यों मैं इस भूल में आ गया था कि मेरी ये हरकत किसी की नज़र में नहीं आएगी। मुझे पहली बार इन लड़कों की बातें सच लगने लगी, जो मुझे अक्सर कहते थे कि मालिकन जैसी नज़र आती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे इन सब ने एहतियात से रहने की भी बहुत बार हिदायत की थी। मगर मेरी खुद एतमादी मुझे ले डूबी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए मालिकन से माफ़ियाँ मांगी और उसे कहा कि मेरी इस माह की तनख्वाह में से वो चाहे तो सारी काट ले। हालांकि सच तो ये था कि जितनी जिल्लत मैं उठा चुका था, इसके बाद अगर मालिकन मुझे नौकरी से भी निकाल देती, तो मेरे लिए वो इतना बड़ा मसला ना होता। मैं सोच चुका था कि मैं इस तनख्वाह माँ की लेते ही स्टोर से छोड़कर चला जाऊंगा। इस वक्त वैसे भी महीने का इख्तिताम होने ही वाला था। मगर मेरी बात पर मालिकन तमस्खर से हंसी और बोली कि तुम किस तनख्वाह की बात कर रहे हो? जो हरकत तुम कर चुके हो, उसके बाद तुम्हारी अब कोई तनख्वाह नहीं बनती। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि जो 100 दिनार तुमने चुराया उसकी कीमत भी तुम अदा करोगे। अपनी मालिकन के वो तमस्खर भरे जुमले सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास कमाई का और कोई ज़रिया ना था और इस माँ बदकिस्मती से मेरे पास 1 रुपया भी मौजूद नहीं था। मेरी सारी उम्मीद वही तनख्वाह थी जो मुझे मालिकन से चंद रोज़ बाद मिलने वाली थी। मैं बुरी तरह घबरा गया और इस नाइंसाफ़ी ने मेरा दिल दुःख से भर दिया था। मुझे लगा शायद अब मुझे वो 100 दिनार का कर्ज़ चुकाने के लिए मालिकन की गुलामी करनी पड़ेगी और शायद वो अपने घर के काम करवाए। ये ज़िल्लत मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे दरअसल 100 दिनार की चोरी के बदले क्या सज़ा मिलने वाली थी। मैं सोच में गुम खड़ा था जब मालिकन उठकर किचन की तरफ गई और थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। मैं ठटक गया कि इतनी बेइज्जती करने के बाद वो मुझे दूध का गिलास क्यों दे रही थी। मगर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसे भी अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया है। मैं खुशफहमी का शिकार हो रहा था। दिल में मालिकन के लिए इज्जत थी और मुझे लगता था कि वो एक निहायत ही नेक औरत है। उसने मुझे दूध का गिलास पकड़ाया और संजीदगी से बोली कि ये दूध पियो, इसके बाद बात करते हैं। मैंने जल्दी से वो दूध का गिलास पी लिया। फटाफट दूध पीने के बाद मालिकन ने मुझे कमरे में चलने का कहा। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो औरत मेरे साथ कैसा सलूक कर रही है। मैं नासमझी से मालिकन को देख रहा था जब वो गुस्से से दहाड़ी और मुझे फौरन से इस कमरे में जाने का कहा। मैंने घबराकर खाली गिलास एक तरफ रखा और कमरे में चला गया, मगर अगले पल मालिकन की हरकत से झटका खाकर रह गया। उसने मेरे कमरे में जाते इस कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। मैं अभी ठीक से इस कैद का मतलब भी समझ नहीं पाया था कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने वजूद में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। मैं आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहता था, वहाँ से फरार होना चाहता था, मगर मैंने कदम बढ़ाया तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया। मैं बेसाख्ता लड़खड़ाकर गिर गया। मेरे जिस्म पर चोटियां सी रेंगने लगी थी। कुछ ही देर बाद फिर मेरा जिस्म गर्म होने लगा और मुझ पर बेचैनी सवार होने लगी। मुझे जब अपनी कैफियत समझ आई तो मैं सच में साकत हो गया। मुझे तब मालिकन की इस दूध पीने वाली मेहरबानी की वजह समझ आई थी। मैं थोड़ी ही देर में बेकाबू होने लगा और अपना वजूद नोचने लगा। ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई कि मालिकन ने मुझे दूध में कोई नशा मिला दिया जो मेरे अंदर शहवत जगा रहा था। मुझे इस जालिम औरत से ऐसी हरकत किसी की भी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैं इसका मकसद जानकर बुरी तरह डर गया था।
میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتا مالکن کے دروازہ کھولنے کی التجائیں کرنے لگا، مگر وہ بے بسی سے لطف لے رہی تھی میری۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی ظالم عورت ہے۔ میں جس نشے سے بے حال ہو رہا تھا وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مالکن نے مجھے یہ سزا کیوں دی۔ اسے مجھ سے آخر کیا بیر تھا؟ میں بے قابو ہوتے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش میں نڈھال سا ہو گیا۔ میرا پورا وجود سینے سے تر ہو چکا تھا۔ میں بے بسی سے سسکنے لگا اور چند گھنٹوں کی مسلسل اذیت کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اگلے روز مالکن نے مجھے کھانا پینا دیا تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دے اور جانے دے، مگر وہ ہنستے ہوئے بولی کہ ابھی سے آزادی نہیں ملے گی، ابھی تمہاری غلطی کا احساس تمہیں ہونے ہے۔ میرا دل چاہا چیخ کے پوچھوں کہ یہ کیسی سزا ہے؟ صرف 100 دینار جیسی معمولی رقم کی وجہ سے وہ میری شخصیت کو داغدار کر رہی ہے؟ مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ دن کے وقت کھانا پینا دے کر وہ رات ہوتے ہی مجھے وہی دودھ دے دیتی جسے پیتے ہی میں بے قابو ہو جاتا تھا۔ میرا دماغ خالی ہونے لگا۔ چند دن بعد مجھے چوری کی معافی اور اس قید سے رہائی ملی۔ میں سب بھول گیا، مجھے بس ایک عورت کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ 8 دن بعد جب میں اس فلیٹ سے نکلا تو میری حالت خراب تھی اور کندھوں پر بوجھ سا تھا، اور میں نے زندگی میں پہلی بار زنا جیسا گناہ کیا۔ میں فلیٹ میں گزارے وہ 8 دن اور اپنا پاگل پن یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں 2 دن اپنی رہائش پر بیمار پڑا رہا اور اب میں اس لڑکی سے بھی قابل نہیں رہا تھا جس کے ساتھ میں نکاح کرنے کے خواب دیکھ چکا تھا، کیونکہ زندگی میں کبھی بھی وہ اس واقعے کے بارے میں جان لیتی تو مجھے ہوس پرست سمجھ لیتی۔ ایسے مرد کے ساتھ کوئی لڑکی رہنا پسند نہیں کرتی، اور میں جو حال مالکن کے ساتھ زنا کر چکا تھا اس کے بعد تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ مالکن مجھے ایسے ہاتھ سے جانے دیتی۔ 2 دن بعد مجھے واپس کام پر اسٹور کے لیے تیار ہونا پڑا۔ میرے ہاتھ بن چکے تھے۔ میں اسٹور پر پہنچا تو شرمندگی سے نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ لڑکے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف رہے۔ مجھے بھی اپنا کام کرنے لگا، مگر اب میں ان کے سامنے پہلے کی طرح بول نہیں پا رہا تھا۔ چند دن بعد وہی اسٹور پر لڑکی آئی تو میرے لیے پریشان تھی اور سوال کر رہی تھی کہ تم اتنے دن سے کہاں غائب رہے۔ میں نے بے رخی سے جواب دیا کہ میں کسی کام سے کیا ہوا تھا۔ میرا بدلا ہوا انداز محسوس کر کے وہ لڑکی دل مسوس کر رہ گئی اور ہاتھ ملتے ہوئے چلی گئی۔ میرے ساتھ کھڑا لڑکا میرے پاس آیا اور بولا کہ تمہیں ایک حادثے کی وجہ سے یوں لوگوں سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دماغ سے سب نکال دو۔ میں نے بے ساختہ اس لڑکے کو دیکھا۔ ندامت سے میرا دل بوچھل ہو گیا۔ مجھے ان لڑکوں سے باز رہنے کی بہت ہدایت تھی۔ میں انہیں غلطی ہی سمجھتا رہا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکے کیوں بولتے تھے۔ مالکن جس روز اپنی اصلیت نکالے گی تو پتہ چلے گا کہ تمہیں وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ مجھے بھی اب وہ نارمل انسان نہیں لگ رہی تھی۔ فلیٹ میں 8 دن مالکن نے مجھے جس ذہنی اذیت پہنچائی تھی، جیسی میں گرے ہوئے کردار کا مالک کبھی نہیں تھا، مگر تب گڑ گڑا کر مالکن سے اس کے وجود کی طلب کرتا رہا۔ 7 دن اس عورت نے مجھے اتنا پاگل کیا کہ میں اپنی حقیقت ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ ان 100 دینار کی سزا نہیں تھی، وہ چوری صرف بہانہ بنی تھی۔ مالکن پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ میرے ساتھ کے لڑکے اس کا شکار بن چکے تھے اور اب میری باری تھی۔ 8ویں روز مالکن نے مجھے زبردستی دودھ کا گلاس دیا اور کمرے سے جانے کے بجائے وہیں رکی رہی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نشے کی وجہ سے میں اس عورت کے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں گا، اور میں ہوش و حواس میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ مگر اچانک مالکن نے مجھے اپنا آپ پیش کر دیا۔ اس نے مجھے کھلم کھلا آفر کی کہ نشے کی حالت میں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میں اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس جیسی سنجیدہ اور سلجھی ہوئی نظر آنے والی عورت اتنی بد کردار اور فحشا ہوگی۔ وہ نشہ کر کے بے قابو کرتے ہوئے اپنی تسکین حاصل کرنے پہنچ گئی تھی۔ میں انکار کرنے ہی لگا تھا کہ مالکن سکون سے میرے سامنے بیٹھی رہی، جیسے چینج کر رہی ہو کہ آج شرافت کا مظاہرہ کر کے تو دکھاؤ۔ چیلنج تھا یہ اس کا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں مالکن کی طرف دیکھوں بھی نہیں، مگر جوں جوں مجھے نشہ چڑھتا گیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی مالکن کی طرف متوجہ ہوتا گیا۔ اس روز میں نے بے قابو ہونے کے بعد مالکن کے ساتھ زنا کیا تھا اور اپنا نشہ اتارا تھا۔ میں نے اپنی بے بسی، نفرت اور غصہ سب اس عورت پر اتارا اور اس عورت کی حالت بگاڑ کے رکھ دی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ عمل مجھے ساری عمر کے لیے اس عورت کا غلام بنا دے گا۔ اگلے دن ہوش آیا تو مالکن غائب تھی۔ پورا دن وہ میرے سامنے نہیں آئی اور میں اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ عورت مجھے جانے نہیں دے گی، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس فلیٹ سے نکلتے ہی اپنا سامان باندھوں گا اور بغداد شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ مگر اس روز شام کے وقت مالکن نے مجھے بھیجتے ہوئے جو بات کی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ مالکن نے مجھے اپنے کیمرے میں محفوظ میری ویڈیو دکھائی تھی، جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس عورت کے ساتھ زبردستی جبری زیادتی کر رہا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس عورت نے میرے پاس آنے سے پہلے اپنا کیمرہ کمرے میں آن کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بولی کہ تم جانتے ہو زنا کی اور ریپ کی سزا کیا ہے، تمہیں سب کے درمیان کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر یہ ثابت ہوا کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے تو گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ سن کر میرا رنگ پھک ہو گیا اور ایک انجام جگہ پر میں ایسے اگر جرم میں پھنستا تو میرا کوئی گواہ بھی نہ بنتا۔ کسے خبر میں کیسا انسان ہوں۔ میری حواس باختگی پر
मालकिन बोली कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जुर्म किसी के सामने ना आए तो फिर मेरे स्टोर पर काम करते रहो और जब मैं फ्लैट पर बुलाऊं बिना देर किए तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना तुम्हारी चोरी और उस जुर्म के सबूत के साथ मेरे मौजूद हैं। इस औरत ने मुझे आज़ाद करके भी आज़ाद नहीं किया था। मैं इस लड़के को सब बताकर रो पड़ा और बोला कि मुझसे वो जुर्म एक बार नहीं किया, बल्कि वो औरत मुझे जब जब बुलाएगी मुझे वहां पर जाना होगा और हर बार वो गुनाह करना होगा। मुझ जैसा जानी मर्द इस मासूम लड़की के काबिल नहीं। वो लड़का अफसोस से मुझे देखने लगा और बोला कि काश तुम हमारी बात सुन लेते तो आज ये हालत ना होती तुम्हारी। वो बोला कि मालिकन तब तक किसी को कुछ नहीं कहती जब तक उसे मौका ना मिल जाए। वो तो कमजोरी हाथ आने पर ही इस बंदे को इस काम के लिए मजबूर करती है। वो लड़का मुझ पर अफसोस कर रहा था और बोला, इस दुनिया ऐसी ही है मेरे भाई, जो ताकतवर है वो बड़ा जुर्म करके भी साफ रहता है और हम जैसे लोग छोटी सी गलती पर भी पकड़े जाते हैं। गलती हमारी है कि हम एहतियात भुला बैठते हैं। वो लड़का मुझे तसल्ली देकर अपना काम करने लगा जबकि मैं अपने इन अल्फाज को याद कर रहा था जो मैंने इनको समझाने पर इतने ज़ौम से बोले थे कि मैं इन जैसे लोगों से मेल जोल नहीं रखता। वो भी मेरी तरह मालकिन के सामने बेबस थे और आज भी इनकी कतार में खड़ा था। मैंने खुद को मालकिन का वफादार जाहिर किया था और आज इस बात पर मैं पछता रहा था। मैंने इस रोज़ एक निहायत गहरा सबक सीखा था कि चोरी छोटी बड़ी नहीं होती। एहतियात ज़िंदगी के हर हिस्सा में और दुनिया के हर खत्ते में ज़रूरी होती है, चाहे हम पाकिस्तान में हों, इराक में या अमेरिका में। जगह या लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इन लड़कों ने नसीहत की थी और बस एहतियात से काम करने का बोला था। बदले में कुछ मांगा भी नहीं था। काश मैं इनकी नसीहत सुन लेता, क्योंकि मुसीबत आने से पहले दस्तक नहीं दिया करती। किसी के वरगलाने और गलत कदम उठाने की बात पर इनकार अच्छा होता है, मगर नसीहत सुनने और किसी के समझाने पर अमल करने में कोई ऐब नहीं है। मैं सबसे यही कहूँगा, किसी पर भी बहुत जल्द भरोसा ना करें। बज़ाहिर खूबसूरत, मुनकसरुल मिजाज और नेक दिखने वाली औरत अंदर से शैतान सिफ्त है। लोगों की ठीक पहचान रखें ताकि कोई भी आपको किसी गुनाह पर उकसाने की हिम्मत ही ना कर सके कभी।